जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल किस्सा गोई करते हैं। किससे सुनाऊंगा आज आपको। अच्छा, एक 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 सीन इमेजिन कीजिए। आज से कुछ साल बाद, 5-10 साल बाद, आप कहीं जा रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी शहर में कहीं जा रहे हैं और आपकी अचानक निगाह पड़े कि सामने एक आदमी खड़ा है और फिर आप उसको गौर से देखें तो आपने, अरे, मोदी जी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी स्टैंडिंग देयर, ऑल अलोन, स्टैंडिंग नियर अ कार। दुनिया अगल बगल से निकल रही है, आ रही जा रही। आपका रिएक्शन क्या होगा? आज के हिंदुस्तान के एक आदमी का, जो कि मोदी जी का भयानक जबरदस्त फैन है, जैसे आज हम सब हैं, आपके सामने एक जगह पे मोदी जी खड़े हैं अकेले, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। क्या रिएक्शन होगा आपका? हाउ वुड यू रिएक्ट? आप जाएंगे, दौड़ के उनके पैर छू लेंगे, उनके साथ सेल्फी लेंगे, क्या करेंगे? और इस सच्चाई से कैसे, इसका सामना कैसे करेंगे कि मोदी जी अकेले खड़े हैं एक जगह? या चलिए मोदी जी को रिप्लेस कर देते हैं, योगी जी खड़े हैं, या मैं और ज्यादा रिलेट करने लायक व्यक्ति आपको बताता हूं। कुछ लोगों को लगे जैसे अमिताभ बच्चन अकेले कहीं खड़े हैं, शाहरुख खान खड़े हैं, सलमान खान खड़े हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट? तब मेरे साथ ये घटना हुई, साक्षात हुई। बात है, दादा है मेरा 2002 या 3 के आसपास की बात है। हम दोनों लखनऊ रहते थे। यस, इट वाज, आई थिंक, बस 2002-1-2 की बात है। मैं और मेरी पत्नी, हमने रात को 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास कोई ट्रेन थी, शायद काशी विश्वनाथ रही होगी, जो कि लखनऊ से वाराणसी जाती थी। हम दोनों वो पकड़ने के लिए आए बाहर, ऑटो, शेयर्ड ऑटो रिक्शा से आए थे। वहाँ उतरे मेन रोड पे, चारबाग लखनऊ स्टेशन के सामने। वहाँ से हम पैदल पैदल आए। तो जो लोग चारबाग रेलवे स्टेशन गए हैं लखनऊ, वो जानते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्च बना हुआ है। वो बड़ी पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की, बहुत पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है चारबाग रेलवे स्टेशन। तो वहाँ एक पोर्च बना हुआ है। वहाँ पे उस पोर्च के पास एक सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के सामने एक आदमी खड़ा था, अकेला। तो हम सीढ़ियों से जा रहे थे और उस गाड़ी से हमारी दूरी रही होगी यही कोई 10-12 कदम, मतलब 15 फीट की दूरी से। तो अचानक उस व्यक्ति पे मेरी नज़र पड़ी। तो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ठिठक के एकदम खड़े हो गए। अरे, कल्याण सिंह जी खड़े हैं। कल्याण सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ही वॉज स्टैंडिंग देयर ऑल अलोन। उनका ड्राइवर शायद कहीं कुछ, जो भी कारण रहा होगा, वो अपनी कार के पास अकेले खड़े थे और हमारे जैसे लोग उनके अगल बगल से निकल के जा रहे थे। मैं वहीं दूर पे, थोड़ी दूर हम लोग खड़े हो गए, मैं और मेरी पत्नी, और हम करीब 5 मिनट तक उनको दूर खड़े देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे। और अगल बगल, भाई चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का, और वो भी रात को 9-10 बजे, तो बहुत बिजी स्टेशन। सैकड़ों लोग उनके अगल बगल से निकल रहे थे, जा रहे थे, और किसी ने भी उनकी उपस्थिति का संज्ञान नहीं लिया। तो तब मेरी आंखों के सामने वो तमाम पुराने दृश्य तैरने लगे, जब हमने कल्याण सिंह जी का जलवा देखा था, नॉट ओनली इन यूपी बट पूरे देश में। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं कल्याण सिंह जी को बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि बचपन मेरा जो है, चूंकि फादर आर्मी में थे, तो हमारा तो पूरा बचपन यूपी से बाहर बीता था।
और आर्मी किड्स, वी वर आर्मी किड्स, आर्मी कैंटोनमेंट्स में रहते थे, तो आर्मी की तो दुनिया ही अलग होती है। फिर बहुत सालों बाद 90, 91, 92 में 1990 में एनआईएस जब मैंने कर लिया, नौकरी लग गया, फिर हम गांव आ गए। हम गांव में जब अपना एक गुरुकुलनुमा स्कूल चलाने लगे, तब हमारा यूपी से, और ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन जो है अपने पीक पे था, आपको ध्यान होगा। इट वॉज अर्ली 90s, लेट 80s। तो आपको ध्यान होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे और इतना बड़ा बवाल हुआ था। तो उस पूरे बवाल बवंडर में भाजपा की पहली बार जब बहुमत आया, तो हमें पता लगा कि कल्याण सिंह ना, मैं अपनी पर्सनल, और हो सकता है लोग जानते होंगे, पर मैंने, इट वॉज 90 आई थिंक, 1990 मैंने पहली बार नाम सुना कि कल्याण सिंह नामक कोई व्यक्ति भाजपा का मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। चुनाव जीतने के बाद डिक्लेयर हुआ। तो हमें तो अखबारों में पढ़ा था कि ये कल्याण सिंह जी हैं और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जाति के लोधी हैं। तो मैंने कहा ये लोधी कौन सी जात होती है भैया? तो मुझे बताया गया, मैंने पढ़ा जैसे कि वो एक ओबीसी कास्ट होती है। ओके। और हमने भाई कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला अलीगढ़ साइड के का एक नेता जिसका जीवन में मैंने नाम ही पहली बार सुना है, और कहाँ हम गाजीपुर के रहने वाले, और पर हमने एक क्षण में कल्याण सिंह जी को अपना नेता मान लिया। हमारे इलाके के बहुत सारे अनजान लोग ये मानते थे कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यदि कोई व्यक्ति सिंह लगाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो क्षत्रिय राजपूत है। हालांकि पश्चिमी नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब हरियाणा में तो एवरीबडी यूजेस सिंह एज अ सरनेम, पर पूर्वांचल में यदि किसी ने सिर्फ सिंह लगाया है, जैसे अगर किसी का नाम सिर्फ मुलायम सिंह है तो वो मान लिया जाएगा क्षत्रिय है। अगर मुलायम सिंह यादव है तब वो यादव है, अदरवाइज अगर सिर्फ सिंह है सरनेम तो क्षत्रिय है। तो बहुत सारे लोग तो ये मानते थे कि नहीं, मुलायम सिंह जी जो है, सॉरी, कल्याण सिंह जी क्षत्रिय हैं। वो तो फिर बाद में, बहुत बाद में लोगों को मालूम चला कि नहीं 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 नहीं, ये तो लोधी जाति है इनकी। पर मैं आपको बताऊं कि पूर्वांचल का प्रत्येक राजपूत वोटर, व्यक्ति कल्याण सिंह को अपना नेता मानता था। इसलिए नहीं कि वो उनका सिंह सरनेम था या वो राजपूत थे, नो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा थे और भाजपा के नेता थे, मुख्यमंत्री थे। और साहब मुझे वो एरा याद है कि जो कल्याण सिंह जी ने जो पहला शासनकाल जो उनका था, और आपको तो मालूम है कि हमारा सैदपुर एरिया तो मिनी चंबल कहलाता था। इतना भयानक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, गैंग वॉर्स, बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर्स खुद हमारे सैदपुर गाजीपुर के थे, अभी भी हैं, वैसे थे क्या वो, अभी भी हैं। पर माफियाओं की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी गाजीपुर जिले में, यार पूरे यूपी में था, वाई ओनली गाजीपुर, पूरे यूपी का यही हाल था। और साहब उस दौरान कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने। और मुझे याद है, लोग बताते हैं कि कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने जब अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करके अपनी पूरी प्रशासन सेट कर लिया, तो पुलिस विभाग में हर जिले के एसपी, उन दिनों एसएसपी नहीं होता था, एसपी होता था जिले में, तो एसपीज और एसएसपीज और डीजीपी और सारे पुलिस अमले की एक मीटिंग बुलाई गई थी लखनऊ में। तो गाजीपुर से एक नए नए यंग एसपी साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अरुण कुमार झा। ये वही अरुण कुमार झा हैं जो बाद में जब एसटीएफ बनी तो उसके संस्थापक सदस्यों में थे, और देश के सबसे यशस्वी, सबसे जाबाज पुलिस अधिकारियों की जब देश की सूची बनेगी ना, तो उसमें अरुण कुमार झा का नाम लिया जाएगा।
तो मुझे याद है अरुण कुमार जी वो एसपी गाजीपुर। तो सब हुआ क्या कि चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग सबकी हो गई थी, तो कल्याण सिंह जी ने उसको संबोधित किया उस मीटिंग को। उन्होंने कहा कि मुझे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चाहिए, आपको मेरे अलावा किसी नेता की बात नहीं सुनी। क्योंकि पुलिस को पुलिसिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो लोकल छुटभइये नेता एमएलए एमपी का जबरदस्ती का इंटरफेरेंस होता है। वो जब अपराधियों को छुड़ाने के लिए अपराध की विवेचना में जब अनर्गल वो हस्तक्षेप करते हैं। और साहब और कल्याण सिंह जी ने सभी पुलिस अधिकारियों को एसपीज एसएसपीज को यह आश्वस्त किया कि अब आपका रोज रोज ट्रांसफर नहीं होगा, आप 2 साल तक जिस जिले में अभी आपकी पोस्टिंग है वहां रहेगी। मुझे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चाहिए। और सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर तो सब गाजीपुर का था। लोग हमारे यहाँ तो एक कहावत कही जाती थी कि देश जब 1947 में आजाद हुआ तो गाजीपुर में खास तौर पे सैदपुर और बिहार का इलाका आजाद नहीं हुआ था, ये अभी भी गुलाम ही था, माफियाओं का गुलाम था। उसी तरह गाजीपुर में कुछ और भी भाईजान्स के एरिया थे। लोग कहते थे कि नहीं यहाँ आजादी नहीं हुई है, यहाँ अभी भी गुलामी है, पहले अंग्रेजों की थी अब माफियाओं की है। और साहब अब मैं क्या बताऊं आपको, हमने उसी औडिहार उसी सैदपुर में शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते देखा है। हम लोग चूंकि स्कूल चलाते थे तो हमारे स्कूल में तो इलाके के तकरीबन हर परिवार का बड़े से बड़ा अमीर करोड़पतियों के बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते थे। बेशक पढ़ाते हम पेड़ के नीचे बैठा के ही थे, पर हमारी एजुकेशन का ना पूरे इलाके में डंका बजता था। मोनोपोली थी एक तरह से तब हमारी। ये तब अगर शिक्षा लेनी है तो वहां जाओ। तो तब हमारे यहाँ ना कुछ माफियाओं के बच्चे भी पढ़ते थे, और कुछ के नहीं, मुझे तो याद है सबके ही पढ़ते थे। तो एक दिन एक माफिया का बेटा जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं आया, तो हमने पूछा बेटा आज आप सिविल कपड़ों में कैसे आए? तो बोले आपकी स्कूल ड्रेस क्या हुई? तो बोले सर स्कूल ड्रेस तो पुलिस आई थी ले गई। मैंने कहा पुलिस ले गई? तो किसी ने कान में धीरे से कहा कि वो बाबू साहब के घर में ना कल कुड़की हुई है। तो मैंने पूछा अच्छा कुड़की हुई है बाबू साहब के घर में, तो क्या हुआ? अरे बोले सर चौखट तक उपार के ले गए, जो जिस कोठिला में धान और गेहूं रखा था वो कोठिला तक तोड़ गए हैं, और चौखट उपार के ले गए। इनके 3 तल्ला पे एसी लगा था, एसी को 3 तल्ला से गिरा के तोड़े हैं सब पुलिस वाले। और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब रसोई में जो रोटी पड़ी थी ना वो भी उठा के ले गई थी पुलिस। इतनी भयानक कुड़की हुआ करती थी कल्याण सिंह के जमाने में। और अच्छा माफिया लोग तो सब अंडरग्राउंड हो गए, कोई नेपाल भाग गया, कोई बिहार भाग गया। और जो माफिया लोगों के छोटे मोटे गुर्गे थे उनको पुलिस गधे पे बैठा के मुंह काला करके आधा बाल छील के गधे पे जुलूस निकलवाती थी, और पब्लिक को बुला के, अच्छा जो लोग आतंकित करते थे आम पब्लिक को ना सर, चौराहे पे बिठा के जूतों से पिटवाती थी। ये आलम था। मतलब माफिया गुंडा शब्द 1 साल के अंदर यूपी से ऐसा गायब हुआ। अच्छा माफियाओं की ऐसी कमर तोड़ी थी साहब, भीख मंगवा दी थी। और जो उनका पूरा जो वो था ना ऑरा समाज में, जो उनकी दहशत थी, उनका इतना बुरा हाल किया था कि फिर वो दहशत सही मायनों में कभी गाजीपुर में किसी माफिया की लौट के नहीं आई। एक बार जो उनका जो मान मर्दन किया कल्याण सिंह जी ने, और उसमें बहुत बड़ा रोल था अरुण कुमार झा साहब का। व्हाट एन ऑफिसर, क्या बात है। खैर साहब फिर उसके बाद कार सेवा पे कार सेवा हो रही थी। फिर एक दिन एक कार सेवा हुई 6 दिसंबर 1992 को, और बाबरी ढांचा तोड़ दिया कार सेवकों ने ढांचा तोड़ दिया और सरकार गिर गई। नॉट गिर गई, सरकार एक तरह से बरखा, मतलब कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया चीफ मिनिस्टरशिप से, और 5 राज्यों में सरकार थी मुझे याद है, आई थिंक एमपी, राजस्थान, हिमाचल, यूपी और एक किसी और स्टेट में थी, याद नहीं आ रहा।
ऐसे ही 5 राज्यों की सरकारें थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने 5 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी। ये मेरे मुंह से गाली मत निकलवाइए आप लोग, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अरे भैया, यूपी में अगर कुछ हुआ है तो हिमाचल की सरकार क्यों बर्खास्त कर रहे हो? खैर छोड़िए, पुरानी बातें हो गई। लोकतंत्र मजबूत किया था कांग्रेस ने, खैर। और सब प्रेसिडेंट रूल लग गया और गवर्नर थे मोतीलाल वोरा। अच्छा, मोतीलाल वोरा जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कल्याण सिंह जी छोड़ के गए थे उस एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज नहीं किया। अब साहब, हमारे यहाँ के एक लोकल माफिया थे, उनकी एक लाल ओपन जीप। अच्छा, कल्याण सिंह जी ने ऐसी कमर तोड़ी थी माफिया की कि उनको दाने दाने का मोहताज कर दिया था। उनके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम थे, जहां से भी वसूली होती थी, अवैध ठेका, बालू खनन, ये खनन, बस, ट्रक, शराब का ठेका, उसके बाद रहता है बाजारी, हई बाजारी, हई वसूली, हई बैरियर, हई ठेका, और सब उनके सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्कुल समाप्त कर दिए थे। मतलब मैंने बोला ना, 1 रुपए को मोहताज हो गए थे। अच्छा, माफियाओं का भैया, उनको पूरी गैंग मेंटेन करनी होती है, सैकड़ों लोगों को तनख्वाहें देनी होती हैं, भौकाल मेंटेन करना होता है। अब एक माफिया 4 गाड़ी का अगर काफिला लेके चल रहा है, 20 गनर बंदूकधारी लेके चल रहा है, तो उनका खर्चा उठाना पड़ता है ना। और सैकड़ों सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, सैकड़ों जगह से वसूली होती है, सैकड़ों जगह से रंगदारी वसूली जाती है। वो सब बंद कर दिया था अरुण कुमार झा ने। तो हर थाने पे ये 4 ठे बस ये फलाने बाबू साहब पे खड़ी है, हाई 4 ठे ट्रक ये फलाने यादव जी का खड़ा है, हाई कार। तो एक हमारे सैदपुर थाने में एक लाल रंग की जीप और एक बड़ी लग्जरियस कार 2.5 साल तक सड़ती रही। 1.5 साल तक कल्याण सिंह जी के शासन में और 1 साल तक राष्ट्रपति शासन में। अच्छा, कल्याण सिंह जी ने एक और काम बहुत बढ़िया किया था कि नकल को संज्ञेय अपराध बना दिया था। नकल मारने पे लोग सीधे जेल जाया करते थे। और मैंने पहली बार अपने जीवन में उत्तर प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाई होती देखी थी और बच्चों को पढ़ते देखा था, क्योंकि 10वीं पास होने का कोई साधन नहीं बचा था, क्योंकि नकल टोटली बंद कर दी थी। और हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय मुलायम सिंह जी ने इसी को मुद्दा बनाया कि अगर हमारी थलकाल आई तो हम नकल अध्यादेश को खत्म कर देंगे और आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, और हम आपको फॉर्म भरने पे पास कर देंगे। पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया। और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हम 1 घंटे में नकल अध्यादेश को खत्म कर देंगे। और मुझे याद है 1 घंटा नहीं लगाया था। जैसे ही मुलायम सिंह चुनाव हुआ था, मुलायम सिंह जीते थे, वो भी स्टोरी आगे बताऊंगा अभी। और 20 मिनट के अंदर, मतलब होता गया कि पहले शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद बाकी मंत्रियों को शपथ वपथ दिला के सरकार बैठती है ना, शासन संभालती है। मुलायम सिंह यादव ने स्वयं शपथ ली, अगले मंत्री की शपथ नहीं होने दी थी। मतलब शपथ लेने के 20वें मिनट में सबसे पहला जो डिसीजन लिया था वो उत्तर प्रदेश से नकल अध्यादेश समाप्त किया था। और फिर अगले 20 साल तक यूपी की एजुकेशन कभी लाइन पे नहीं आई। खैर था। तो लगभग 1.5 साल कल्याण सिंह जी का शासन था और उसके बाद लगभग 1-1.25 साल रहा होगा राष्ट्रपति शासन। तो उस 1.5-2.5 साल के दौरान वो लाल जीप जो है वो थाने पे खड़ी सड़ती रही। पर जिस दिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, वो लाल जीप एकदम धो पहुंच के उसका टायर में हवा भरवा के सैदपुर बाजार में टहलती हुई देखी गई थी। मतलब माफिया लोग जो है, जो 2.5 साल से बिलों में छिपे हुए थे, वो फिर से प्रकट हुए। अरुण कुमार जी का इधर उधर कहीं ट्रांसफर हो गया। अब तो भाई, अब तो गुंडों की सरकार आ गई थी। और फिर उसके बाद अगले कुछ सालों तक हमने फिर से यूपी में माफिया का नंगा नाच देखा। भाईजान को वापस अपने उरूज पे देखा। भाईजान की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी पूरे पूर्वांचल में नहीं, मुख्तार अंसारी की, पूरे यूपी में। और यूपी में नहीं था, पैन इंडिया चलती थी।
उसके किस्से फिर मैंने, हालांकि मुख्तार अंसारी भी बहुत सारे वीडियोस पहले बना रखी हैं, आप देखिएगा मेरे चैनल पे। और सब उसके बाद, अच्छा अब आपको लगेगा आज के युवाओं को जो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मैं जबकि ये किस्से सुना रहा हूं आपको, कि बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा ढहाने के बाद भी यूपी में बीजेपी चुनाव हार गई। यस, कितना वफादार है हिंदू मतदाता, इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा साहब। हुआ क्या था कि मुलायम सिंह और कांशीराम का पैक्ट हो गया था और सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ गए थे। अच्छा, बीजेपी नई नई पार्टी थी, तब तक बीजेपी को शहरी लोगों की पार्टी कहा जाता और बनियों की पार्टी कहा जाता था। और अभी बीजेपी का, हालांकि कल्याण सिंह जी ओबीसी लीडर थे, पर अभी वो बेस बना नहीं था, संगठन नहीं था भाजपा का। तो वो चुनाव सब सपा बसपा चूंकि मिलकर लड़ गए तो भाजपा चुनाव हार गई। और उस वक्त नारा पता है क्या चला था? रघुपति राघव राजा राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे के बावजूद हिंदुओं ने जो है भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। खैर साहब, वो 220 सीट से 177 या ऐसी कुछ सीट आई थी। खैर साहब, वो बारी बारी से मुलायम सिंह और मायावती जो है वो पैक्ट हुआ इनका कि शायद 6 महीने ये रहेंगे, 6 महीना वैसा कुछ पैक्ट हुआ था। तो पहले मुलायम सिंह जो है चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि मुलायम सिंह की पार्टी बड़ी पार्टी थी, बसपा छोटी पार्टी थी, तो इसलिए मायावती और कांशीराम इस बात को एग्री कर गए थे कि पहले मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे। खैर वो उनका पैक्ट चला नहीं, वो पैक्ट टूट गया। तो फिर भाजपा ने अपने समर्थन से मायावती की सरकार बनवा दी थी। फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर इस तरह करते कराते उसमें भी फिर जब भाजपा के पूरा पूर्ण बहुमत नहीं आया, उसके बाद फिर मायावती ने जो है सपोर्ट किया, मतलब बहुत सारी उठापटक होती रही। उसके बाद फिर करीब 5-7 साल बाद फिर से जब चुनाव हुए, फिर भाजपा जीती। दे हैड, मतलब आई थिंक पूरी मेजोरिटी नहीं आई थी, कुछ थोड़े बहुत सीटों की कमी थी, मैं एग्जैक्टली बहुत पुरानी बातें भूल गया हूँ। तो साहब कल्याण सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आई थिंक इट वॉज 96 और 97 ऐसे ही कुछ एरा थी। पर चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं था और लंगड़ी सरकार थी और बहुत सारे लोगों के समर्थन से चल रही थी, तो वो हनक जो प्रथम टर्म में कल्याण सिंह जी की थी और जो वो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल हुआ था, मतलब कल्याण सिंह जी तो बड़े गर्व से कहा करते थे कि मेरे राज में गुंडा जो है परिंदा, गुंडई का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई गुंडा अपने आप को, कोई गुंडा खांस नहीं सकता जोर से। और वाकई ये था, सच्चाई थी ये बात। पर अगले टर्म में फिर वो बात नहीं रही थी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं था। अच्छा, भाजपा में भी बहुत ज्यादा फूट थी। खैर साहब, वो एक तरह से लंगड़ी सरकार थी, फिर भी चल रही थी। उस दौरान कल्याण सिंह जी ने खुद को यूपी में एज अ ओबीसी लीडर एस्टैब्लिश कर लिया था। उनकी हनक तो थी, प्रशासन उनका बहुत टाइट होता था। पर उससे क्या हुआ कि जो यूपी भाजपा के जो सवर्ण नेता थे, अब उनको मैं गाली वाली नहीं देना चाहता हूं, हालांकि मेरे सजातीय ही थे सब, बाबू साहब लोग थे, पंडित जी लोग थे बहुत बड़े नेता। पर उसके बाद अगले 20 साल जो पॉलिटिक्स थी, अपनी सीट जीतने की औकात नहीं थी, पर थे तो बहुत बड़े नेता। उन लोगों ने कल्याण सिंह को डिस्टेबलाइज करना शुरू किया। फिर कल्याण सिंह जी थे बहुत ईमानदार, उस आदमी पे जीवन में करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा, एंड अ वेरी गुड टास्क मास्टर, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो तो लोग आज भी कसमें खाते हैं कि जो प्रशासन कल्याण सिंह ने यूपी में चला दिया वो आज तक कोई चला नहीं पाया। उसके बाद बाबा ने ही उसको, बाबा के भी हालांकि प्रशासनिक मुद्दों पे तो बाबा की बहुत आलोचना होती है कि वो, क्योंकि उनको फ्री हैंड दिया नहीं कभी भाजपा ने। खैर था, तो यूपी भाजपा में टसल शुरू हो गई और सारे सवर्ण नेता बड़े वाले जो थे वो सब कल्याण सिंह जी के पीछे पड़ गए। उन पर करप्शन का कोई आरोप तो था नहीं, पर ऐसा बताया जाता है, बताया गया था, सच्चाई है कि थोड़ा सा कल्याण सिंह जी लंगोट के कच्चे हो गए थे उन दिनों। और एक उनकी बहुत प्रिय सखी सहेली थी कुसुम राय जी,
उनके साथ उनका बहुत इश्क मुश्क चलने लग गया, पूरे लखनऊ में गंध मचने लग गई, पूरे यूपी में। और भैया इश्क मुश्क चलाओ तो ऐसा तो चलाओ कि कम से कम किसी को पता न लगे, पर वो तो पूरा कुसुम राय का जलवा हो गया था पूरे लखनऊ में। पैरेलल दरबार लगाने लग गई, ट्रांसफर पोस्टिंग करने लग गई। मतलब होता है ना कि वो राजा की प्रिय रानी, वो वाला स्टेटस प्राप्त हो गया था पूरे लखनऊ में। और बाकायदा पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गई थी, ऐसे आरोप हैं। लखनऊ के लोग पूरी सच्चाई अलग बयान करेंगे। मैं कभी किसी दिन किसी पुराने घाघ लखनऊ के पत्रकार या नेता को बुलाऊंगा अपने चैनल पे। वैसे दयानंद पांडे सर बहुत परफेक्ट है। अच्छा, अब की बार जब लखनऊ जाऊंगा तो दयानंद पांडे सर से यही चर्चा चलाऊंगा 1 घंटा पूरा। तो सब वो कुसुम राय का मुद्दा बनाया लोगों ने, और फिर पूरी भाजपा उनके खिलाफ एकजुट हो गई, उनको कुर्सी से हटा दिया गया। फिर बहुत उठापटक हुई, फिर उन्होंने भाजपा छोड़ दी, फिर वापस आ गए, फिर छोड़ दी, सपा में चले गए कि कसम खा लिए कि भाजपा को एकदम नेस्तो नाबूद कर दूंगा, अपनी अलग पार्टी बना लिए। मुलायम सिंह ने उनको सपा में ले लिया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुसलमान लोग बहुत नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि 2009 में सिर्फ इसलिए कि कल्याण सिंह को कह लिए पार्टी में, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को कह लिए, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन को आपने सपा में ले लिया, तो मुसलमान सब नाराज हो गए। और मुलायम सिंह को सबक सिखाने के लिए, आपको याद होगा 2009 में सभी मुसलमानों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया था और 20 या 21 लोकसभा सीट जीती थी। यस, अगर आपको याद हो 2009 में 20 थी शायद या 21 थी, 21 लोकसभा सीट यूपी में जीती थी। कितना बड़ा, सोच के देखिए, आज एक भी नहीं आती, एक आती है, इस बार वो भी नहीं आएगी। तो साहब ये वही दौर था जब कल्याण सिंह, फिर जब वो सपा को मुसलमानों ने जब झटका दिया तो मुलायम सिंह को अपनी गलती महसूस हुई, तो मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को पार्टी में निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, सपा से। अब कल्याण सिंह जी हैं भाजपा से भी बाहर आ गए थे, भाजपा को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद जड़ से खत्म कर देने की प्रतिज्ञा लेके बैठे थे, उधर सपा से निकाल दिए गए। अपनी पार्टी जो थी बनाए थे राक्रांपा, वो शायद एक सांसद एक विधायक की पार्टी बन के रह गई थी, उनका बेटा, और वो खुद चुनाव जीतते थे, लड़ते थे उससे। तो साहब यही वो दौर था जब उस दिन उस रात मैं और मेरी पत्नी लखनऊ पे स्टेशन पे पहुंचे, तो कल्याण सिंह जैसा आदमी निपट अकेला अपनी कार के पास खड़ा था। और मैंने तो कल्याण सिंह का वो दौर देखा है कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, बाबरी ढांचे का, तो सरकार तो बर्खास्त हो गई, तो ये तो फ्री हो गए। और ये थे उन दिनों भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो इन्होंने इनकी सभाएं हुई थी, और मुझे याद है मैं उन दिनों बूंदी राजस्थान में पोस्टेड था। जब बाबरी विध्वंस हुआ है उसके करीब 1 महीने बाद इनका दौरा कराया गया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे कोटा में इनकी एक सभा हुई। फिर कोटा से बूंदी की दूरी है करीब 35 किलोमीटर, मतलब 35-40 मिनट लगते हैं। और रात को 8 साढ़े 8 बजे इन्होंने कोटा में भाषण दिया है। कोटा से भाषण दे के जब ये बूंदी आए हैं, तो बूंदी बहुत ही छोटा कस्बा नुमा जिला मुख्यालय था, और बूंदी की शहर की पॉपुलेशन रही होगी, मतलब बहुत मुश्किल से 10,000 तो नहीं रही होगी 92 में। यस, 10,000 नहीं होगी। कुल मिला के आधा किलोमीटर का शहर था बूंदी। बूंदी में रात को 10:30 बजे जनसभा हुई थी, और बहुत बड़ा एक वहां पे ग्राउंड था, वहां पे स्टेडियम वेडियम और बहुत बड़े सरकारी ग्राउंड थे। उस ग्राउंड में जनसभा हुई थी, और मुझे याद है कम से कम रात को 10 बजे
कम से कम 25-30 हज़ार, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलने को 1-1.5 लाख भी बोल सकता था क्योंकि मैदान बहुत बड़ा था वो। रात को 10 साढ़े 10 बजे 5-10 हज़ार पॉपुलेशन वाले एक छोटे से शहर में उनकी जनसभा हुई थी और उनको देखने के लिए बूंदी में 25-30 हज़ार लोग रात को 10 बजे जुटे थे उनका भाषण सुनने के लिए। और कोटा में तो बताते हैं लाखों की भीड़ थी क्योंकि कोटा बड़ा शहर है। और उसके बाद हमने यूपी में तो साहब कल्याण सिंह जी का जलवा देखा था। मतलब क्या आज जो बाबा का जो जलवा है ना, आई थिंक इससे बड़ा जलवा था कल्याण सिंह जी का। और राष्ट्रीय राजनीति में मतलब अगर राजनीतिक कद आज भी अगर नाप देंगे तो आज योगी जी का जो राजनीतिक कद है, जो पूरे देश में पॉपुलैरिटी है, जो रसूख है, यूपी में जो होल्ड है, यूपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपी में जो हनक है, धाक है, आज भी योगी जी कल्याण सिंह की लोकप्रियता, कल्याण सिंह की हनक को टच नहीं कर पाए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल्याण सिंह का क्या जलवा रहा होगा यूपी में। ऐसे आदमी को आप लखनऊ में निपट अकेला खड़े होकर निहार रहे हैं और वो चुपचाप। काश उन दिनों मेरे पास ये फोन रहा होता। मैं वो शब्द चित्र अभी भी खींच नहीं पा रहा हूं। मुझे याद है मैं उनके चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ रहा था और अगल बगल नजर मार रहा था कि ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ अकेले मैंने ही कल्याण सिंह जी को पहचाना हुआ है। सब लोग अगल बगल से जितने भी लोग निकल रहे थे। और वो तो वहां पे तो जब शहर के जो सम्रांत लोग हैं उनकी गाड़ियां आके रुकती हैं। वो निर्निमेष अकेले खड़े थे और लोग उनके अगल बगल से जा रहे थे। तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिलता कि सब समय कभी भी एक सा नहीं रहता। बोल रहे ना, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो जिंदगी में हमेशा उस दिन मुझे एक सबक मिला कि कितना ही बड़ा स्टार हो, सुपरस्टार हो, एक दिन ऐसा आता है जब आप अकेले खड़े होते हैं। और वो दिन सबके जीवन में आता है, आएगा। खैर साहब, मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि वैसे तो मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी कभी किसी को माफ नहीं करते। कम से कम वो जोशी प्रकरण जो है गुजरात का, उसमें तो यही है, समझ में आता है। पर मोदी जी की एक खासियत और है कि जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने भाजपा के ऐसे सभी बड़े नेताओं को जो कि समय की मार के, समय के थपेड़ों के साथ बिखर गए थे, उन सबको वो पार्टी में लेके आए, यथोचित सम्मान। फिर वो चाहे वो बघेला साहब हों, चाहे वो केशुभाई पटेल हों, चाहे वो आपके कल्याण सिंह जी हो, वापस पार्टी में लेके आए। और चूंकि ये सब 75 साल से ऊपर के हो गए थे तो इनको गवर्नर बनाया। कल्याण सिंह जी 2 महत्वपूर्ण राज्यों के गवर्नर रहे। और मुझे याद है पिछले दिनों जब उनका देहांत हुआ तो भाजपा मुख्यालय में पार्टी ध्वज के में लपेट के बाकायदा एक बड़े पुरोधा को जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की और पूरी पार्टी जो है उनके सामने नतमस्तक थी। तो साहब, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आज आपके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तो ये बोलिए दिस टू शैल पास, बीत जाएगा ये बुरा समय। पर अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है तो भी इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि दिस टू शैल पास। ये चाहे कितनी पॉपुलैरिटी है, डे विल कम व्हेन यू विल स्टैंड अलोन। तो साहब, आज के इस पॉलिटिकल किस्सा गोई के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए किस्से के साथ मिलते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।